साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही विनती है। पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मुझे पर भार बने चाहे मौत गले का हार बने रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। मन ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। पर मुझे चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल। बस काम ये आठों याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही विनती है। पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित गुप्ता इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व उनकी सच्चाई इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट लाइव प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने रखते हैं। तो आप सभी का इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो कमेंट्स एक बार हाइड कर दिए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा हमने स्पेशल रखा गया है कि पूज्य गुरु जी के साथ जो भी मुकदमे अटैच हुए, जितने भी मुकदमे पिताजी के साथ चल रहे हैं, ये मुकदमे चले और इस मुकदमों में कितनी गलतियां जानबूझकर या अनजाने में किसने क्या षड्यंत्र रचा, क्या साजिश हुई, क्या ये सब कुछ हुआ, ये सब आपके सामने हम इस जितना हम बता सकेंगे, जितना आसानी से बताया जा सकेगा, वो आपके सामने इस आज के लाइव में रखेंगे। तो आप शुरुआत से अंत तक जुड़िएगा और जो लोग नहीं जुड़े आप उनको कह सकते हैं भी ज़रूर जुड़ें। तो शुरुआत हम करते हैं। फ़िलहाल मैं कमेंट्स कोई भी नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप कमेंट्स लिखेंगे तो मुझे दिखाई नहीं देंगे, तो बाद में आपके कमेंट्स लेंगे।
शुरुआत में आपको जानकारियों की डेरा सच्चा सौदा के गुरु पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के साथ फ़िलहाल टोटल 6 मुकदमे जुड़े, जो 6 के 6 सीबीआई की जांच के अंदर चले, और जिसमें से 2 मुकदमों में सज़ा हुई, 1 मुकदमा खारिज हो गया और 2 मुकदमे अभी पेंडिंग हैं। तो सबसे पहला मुकदमा 2002 में गुमनाम चिट्ठी, जिसका आप हमेशा सोचते हैं, सुनने में आता है कि गुमनाम चिट्ठी के ज़रिए एक बलात्कार का आरोप लगाया गया, उसके अलावा उसमें कई आरोप लगाए गए। तो वो चिट्ठी के ज़रिए जो आरोप लगाया गया, एक मुकदमा वो चला। उसके बाद एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या का मुकदमा और चलता है। तीसरा मुकदमा रंजीत हत्याकांड, रंजीत जो डेरे का एक सेवादार रहा है, उसकी हत्या का मुकदमा है। चौथा मुकदमा 2010 के आसपास फ़कीर चंद की हत्या का मुकदमा आता है। उसके बाद 4 मुकदमे हुए। 5वां मुकदमा आता है जो हंसराज का केस है, हंसराज नपुंसक बनाने वाला जो मुकदमा है वो आता है। छठा मुकदमा जो बरगाड़ी बेअदबी कांड था, उसकी भी जांच सीबीआई के पास गई थी। तो 6 मुकदमे टोटल हैं जो रहे हैं। इसमें से सीबीआई जो बरगाड़ी वाला किस्सा है वो जांच में क्लीन चिट देके वो अलग हो चुका है, और फ़कीर चंद मर्डर केस जो है उसकी क्लोज़र रिपोर्ट फाइल कर दी गई है, वो भी बंद है। बरगाड़ी वाला मसला तो पंजाब के लोगों को ज़्यादा बेटर मालूम ही है, और फ़कीर चंद वाला मसला जो है वो अभी कोर्ट में दोबारा से एक राम कुमार बिश्नोई नाम के व्यक्ति ने पिटीशन लगाई हुई है कि वो उसे रीओपन करवाने के लिए, वो अभी भी पेंडिंग है। मसले बाकी जो हैं मेन 4 हैं, जिसमें गुमनाम चिट्ठी, छत्रपति हत्याकांड, रंजीत हत्याकांड और हंसराज वाला केस है। अब सबसे पहले हम शुरुआत जो मुख्य तौर पे करते हैं वो है गुमनाम चिट्ठी की। गुमनाम चिट्ठी एक ऐसा मुकदमा है जो इंडिया की एक लॉ हिस्ट्री में अपने आप में कितना अजीबोगरीब मुकदमा है कि मतलब क्या कहें, कैसे समझाएं, जैसा भी है वो आपके सामने धीरे धीरे बताएंगे। एक चिट्ठी है 2002 में टाइपराइटर से टाइप की गई चिट्ठी, और चिट्ठी लिख के भेजी गई उस टाइम प्रधानमंत्री को, अटल बिहारी वाजपेयी को। वो चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी जाती है, किसने लिखी ये आज तक नहीं पता है। मतलब चिट्ठी लिखे को भी लगभग 19 साल हो गए हैं, लेकिन वो चिट्ठी किसने लिखी थी ये आज तक कोई नहीं जानता है। 19 से 20 साल होने वाले हैं। अब उस पूरे मुकदमे में 3 रेप विक्टिम हैं। उस गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में 3 रेप विक्टिम हैं। पहली वो जिसने चिट्ठी लिखी, दूसरी 2 और 3, दूसरी और तीसरी वो 2 लड़कियां जिन्होंने उसमें गवाही दी, उस चिट्ठी के पक्ष में गवाही दी। अब ये मुकदमा बिल्कुल सिंपल तरीके से है कि जिसने चिट्ठी लिखी वो आज तक मिली नहीं, वो कौन है उसके बारे में कोई जानता नहीं। अब अगर उसके बारे में कोई जानता ही नहीं, वो कोई भी मिली ही नहीं, तो पता कैसे चले भी उसके साथ कुछ गलत हुआ भी या नहीं। जब वो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या उसके साथ गलत हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उसके बाद आता है भी 2 लड़कियां जिन्होंने बयान दिया कि हमारे साथ गलत हुआ। वो 2 लड़कियां हैं जिनके साथ वारदात, कानूनी भाषा में अगर बात करें भी, वारदात उन 2 लड़कियों के साथ हुई, लेकिन सीबीआई ने उन 2 लड़कियों के साथ हुई वारदात की जांच की रिपोर्ट अदालत में कभी पेश ही नहीं की। पूरे मुकदमे में अदालत में जो जांच की रिपोर्ट पेश की गई है वो रिपोर्ट गुमनाम चिट्ठी की जांच की है, लेकिन जब उसमें कोई पीड़ित ही नहीं है तो न्याय, जस्टिस किसको मिले, मतलब किसको न्याय देना है कि जब शिकायत करने वाला ही सामने नहीं है तो न्याय किसको दें। अब जो 2 लड़कियां कह रही कि हमारे साथ बलात्कार हुआ, उन 2 लड़कियों के बलात्कार की घटना की जांच की रिपोर्ट आज तक सीबीआई ने सीबीआई ने उस रिकॉर्ड पे कभी दी ही नहीं, कभी भी नहीं दी। इसलिए जब जिस घटना की जांच की रिपोर्ट ही एग्जिस्ट नहीं करती, उस 2 लड़कियों को सिर्फ उनकी अपनी स्टेटमेंट पे भी उन्होंने कह दिया तो कोर्ट ने मान लिया, लेकिन कोई सबूत, कोई जांच की रिपोर्ट, कोई गवाह उस घटना का नहीं है। अब क्या है कि आपके सामने बार बार एक प्रोजेक्ट किया जाता है भी, खट्टा सिंह नाम का एक प्राणी है जिसने उस मुकदमे में गवाही दी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें भी, अदालत ने खट्टा सिंह की गवाही गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में सिरे से खारिज कर दी थी। इसलिए गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में खट्टा सिंह की गवाही
नहीं मानी गई है और ना ही कंसीडर की गई है। इसलिए आप ये बात क्लियर रखें भी खट्टा सिंह गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में गवाह नहीं है। वो चाहे मीडिया में कितना ही गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता रहे कि मैंने गवाही दी है, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड पे उसकी गवाही गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में नहीं मानी गई है, खारिज कर दी गई है। अब सवाल ये कि आखिर जब ये सारा कुछ हुआ तो इसमें गलत किसने किया और क्यों किया, इससे संबंधित एक PIL, आपको बताएं एक PIL है जो आपके नॉलेज में होगी, वो PIL फाइल की गई कोर्ट में। तो उस PIL की डिटेल, उसमें कुछ सबूत है, तथ्य है जो सामने रखे गए, और वो तथ्य हम आपके सामने आज रखने जा रहे हैं सबूत के तौर पे भी क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे गलत हुई। तो आप स्क्रीन में थोड़ा चेंज कर दूँ, शायद आपको दिखाई दे। ये वो गुमनाम चिट्ठी है, ये FIR की रिपोर्ट है, प्रथम सूचना रिपोर्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जो, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट है इस केस की भी, जो केस दर्ज हुआ। इसके बाद आप मोटे तौर पे देखें, ये गुमनाम चिट्ठी है और गुमनाम चिट्ठी किस किस को लिखी गई थी वो आपके सामने है। गुमनाम चिट्ठी गृह मंत्री भारत सरकार को लिखी गई थी, मानव अधिकार आयोग को लिखी गई थी, CBI, CM हरियाणा, पुलिस महानिदेशक हरियाणा, SP सिरसा वगैरह वगैरह, इन सबको लिखी गई थी। लेकिन ये चिट्ठी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट को नहीं लिखी गई थी। ये आपके सामने ये है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट को जब लिखी नहीं गई तो ये कैसे पहुंची मालूम नहीं। अब इस चिट्ठी में एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि इस चिट्ठी में जो ये चिट्ठी लिखी गई, उस चिट्ठी को जो हाई कोर्ट भेजा गया, ये एक्चुअल में ओरिजिनल चिट्ठी है जो टाइपराइटर से लिखी गई, जो आपको दिखाई दे रही है। और इस चिट्ठी को भेजा गया, इस चिट्ठी का एक कागज़ है, वो इसमें शायद होगा, ये कागज़ है, ये जो लिफाफा था चिट्ठी का जिससे भेजी गई। अभी इसको गौर से देखिए। सेवा में चीफ जज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ श्री AB सहारिया, ऐसा कुछ था, रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़, ये लिखा गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी जिसने ये चिट्ठी भेजी उसके पास हैं, तो ये हैंडराइटिंग है, ये जो लिखाई है, ये लिखाई की जांच हो सकती थी, क्योंकि ये जिसने भी चिट्ठी भेजी उसने ये एड्रेस तो लिखा ही, लेकिन ये चलो एक लिखाई का सैंपल अवेलेबल था। अब ये कोर्ट का ऑर्डर है, ज़रा कोर्ट का ऑर्डर पढ़ना, कोर्ट इन इट्स ऑन मोशन, है ना, मिस्टर अजय, ये लिखा ना AG हरियाणा, ये आपको दिख रहा है अमिकस क्यूरी वगैरह, इसमें आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, और आपको कर्सर दिख रहा है चलता हुआ, यहाँ पे पढ़िए ऊपर से, हैविंग रिगार्ड टू द नेचर ऑफ एलिगेशंस इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। में अगर डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इसकी इंक्वायरी करेंगे तो शायद ये पता चले, मतलब सिर्फ न्याय के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज को ये मार्क कर दिया। कब है? सितंबर 3, 2002, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल उन्होंने मार्क किया। उसके बाद ये अगला ऑर्डर है ना, अगला ऑर्डर है, और इस ऑर्डर को आप गौर से देखेंगे, इसमें क्या लिखा गया। जब ये CBI को जांच दी गई, ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर अलॉन्ग विद कंप्लेंट एंड ए फोटो कॉपी ऑफ, मतलब क्या है कि इस जो कोर्ट का ऑर्डर है, इस ऑर्डर की कॉपी CBI के डायरेक्टर को भेजी जा रही है, ताकि वो इस मैटर को जैसा उनको सही लगे वैसे वो लें, जैसा भी संभव हो इन्वेस्टिगेशन को विद इन 6 मंथ, 6 महीने में कंप्लीट करके, और इस अर्जी को लेने के बाद 6 महीने में कंप्लीट करके इन्वेस्टिगेशन को जैसे ही उनको
नेसेसरी प्रोसीडिंग्स, जैसा उनको सही लगे वैसा वो एक्शन लें और इसकी सूचना कोर्ट को दें। और ये उन्होंने सील्ड कवर में कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर था और इस ऑर्डर को सितंबर 24, 2002 में जारी किया गया जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने। उसके बाद क्या है कि अब इस पेज को गौर से पढ़िए कि डेरे की तरफ से एक एप्लीकेशन फाइल की गई। इसमें लिखा गया एन एप्लीकेशन वाज अर्लियर फाइल्ड प्रोपोर्टिंग टू ऑन द बिहाफ ऑफ 22 साध्वी ऑफ, ये 122 था, 22 लिखा गया इसमें, 122 साध्वी ऑफ डेरा सीकिंग रिकॉल ऑफ द ऑर्डर। मतलब उन्होंने कहा कि डेरे की साध्वियों की तरफ से एक फाइल की गई एक कंप्लेंट भी, ये जो ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, ये वापस ले लिया जाए। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर वापस नहीं लिया गया। और इसके बाद कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला इन द अर्लियर ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, इस कोर्ट के पुराने ऑर्डर जो 24/9/2002 को है, डायरेक्शंस इशू की गए हैं सीबीआई को। मतलब ये आदेश दिया गया है कि रिगार्ड टू प्राइमा फेशिया मटेरियल ब्रोट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट, सीबीआई को ये आदेश दिया गया है भी सबसे पहले कोई सबूत मिलता है तो वो कोर्ट को लाकर दिखाएं। मतलब ये इसने क्लियर लिखा ना यहाँ पे, दोबारा कोर्ट ने भी सबसे पहले जो सबूत मिलता है उसे कोर्ट को लाकर दिखाएं। और एज द इन्वेस्टिगेशन, अगला पेज आप पढ़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन विल मेयरली ब्रिंग आउट द ट्रुथ, मतलब जो जांच हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ सच को सामने लाएगी। लेकिन मामले को तभी कंसिडर किया जाएगा जब सीबीआई की तरफ से कोई रिपोर्ट हाई कोर्ट को मिलेगी। ये क्लियर जो डेरे की साध्वियों की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई उसके जवाब में कोर्ट ने बोला, दोबारा से पढ़ लें, कि पहले कोई सबूत कोर्ट लेकर आए, जो सीबीआई है वो कोर्ट के नोटिस के अंदर कोई सबूत लेकर आए। अगर कोई सबूत आएगा तो ही उसके बाद कोर्ट कोई इस मामले को लेगी, वरना नहीं लेगी, इसका मतलब। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि ना तो सीबीआई कोर्ट के रिकॉर्ड पे कोई सबूत लेकर आई और ना ही इस ऑर्डर की पालना हुई। अब इस ऑर्डर की पालना हुई या नहीं हुई, इसका जवाब डेरे की तरफ से वकीलों को कोर्ट में देना था। अभी जब जज साहब, जब आपने मना कर दिया था कि बिना सबूत के कार्रवाई नहीं कर सकती सीबीआई, तो फिर सीबीआई ने कार्रवाई की कैसे, मुकदमा दर्ज किया कैसे? तो ये चीज़ें इस ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर कट लिखी गई। इसके बाद ये रिपोर्ट्स आई, अब यहाँ से जरा आप पढ़ेंगे, ये सीबीआई की रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय सीबीआई हैज़ डिस्क्लोज्ड दैट, कि डेरा के बारे में यहाँ लिखा, और इसमें क्या लिखा, हाँ इस रिपोर्ट को पढ़िए, इसमें क्या लिखा है, 130 साध्वी, ये जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, 130 साध्वी डेरे के अंदर हैं जिन्हें सीबीआई ने कांटेक्ट किया और उनको एग्जामिन, मतलब उनसे पूछताछ की डेरा के अंदर। ठीक है, इसमें लिखा इनिशियली जो साध्वियाँ थी उन्होंने सच बताने से मना कर दिया डर के माहौल से। उसके बाद क्या लिखा है, गौर से पढ़िए, लाइन जहाँ ख़त्म होती है, आउट ऑफ द 24 साध्वी हु हैड लेफ्ट द डेरा ड्यूरिंग 1997 से 2002, 20 उसमें से 20 ऑफ देम कुड बी ट्रेस्ड, मतलब 24 साध्वियों ने 5 साल में डेरा छोड़ा, जिसमें से 20 साध्वियाँ सीबीआई ने ढूंढ निकाली और वो सारी शादीशुदा थी, मैरिड थी और अपनी लाइफ में सेटल थी। लेकिन दे आल्सो डिक्लाइन टू कम आउट, और उन्होंने सच बताने से उन्होंने बताया नहीं कुछ सीबीआई को, है ना। ये तो है सीबीआई की वो रिपोर्ट जो सीबीआई ने भी कोर्ट में पेश की, उसमें अदालत में। अब जरा ये तो वो जो 2007 के चलान में पेश की थी। अब जरा ये रिपोर्ट पढ़िए, ये क्या, ऑनरेबल हाई कोर्ट हरियाणा में, है ना, ये एप्लीकेशन मूव करी। अब इसमें क्या लिखा है, उसमें कितना लिखा है, 130 साध्वियाँ डेरे के अंदर और 20 साध्वियाँ उन्होंने बाहर ट्रेस की, मतलब टोटल 150। अब ये जो हाई कोर्ट में रिपोर्ट दी जा रही है उसमें क्या लिखा, दैट अबाउट 200 गर्ल्स रिमेन एसोसिएटेड विद द डेरा ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, आउट ऑफ विच सम ऑफ देम हैज़ गॉन, और कुछ वहाँ पे रह रही हैं। मतलब हाई कोर्ट को बताया गया 200,
और नीचे वाली कोर्ट को बताया गया 150। ये 50 एक्स्ट्रा कौन है मालूम नहीं। इसके बाद उन्होंने लोअर कोर्ट में एक रिपोर्ट लिखी भी हमें सिर्फ 20 साध्वियाँ जो डेरा छोड़ चुकी थी वो मिली, लेकिन यहाँ कितनी है, दैट सो फार 50 सच गर्ल्स हैव बीन लोकेटेड एंड एग्जामिन्ड, है ना। मतलब 50 ऐसी साध्वियों को ढूंढ निकाला सीबीआई ने जिनको लोकेट किया और एग्जामिन किया गया। लॉट ऑफ टाइम बीइंग कंज्यूम्ड इन देयर एग्जामिनेशन एज दे रिलक्टेंट टू डिपोज ओपनली हैं। सम आर लिविंग विद देयर हस्बैंड आफ्टर मैरिज, सम आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स। मतलब ये 50 में से कुछ अपने हस्बैंड के साथ रह रही हैं, कुछ अपने पेरेंट्स के साथ। जबकि लोअर कोर्ट में क्या बोला कि सभी की सबकी शादियाँ हो चुकी हैं, है ना। इसमें कुछ पेरेंट्स के साथ है, कुछ उसमें। मतलब जब लोअर कोर्ट के हिसाब से तो 20 ही मिली थी और हाई कोर्ट में बताया कि 50 मिली थी। ये 30 एक्स्ट्रा कहाँ से है? इसका मतलब सीबीआई अपनी मर्जी से जो जी में आए वो रिपोर्ट बना के दे रही थी। अब ये रिपोर्ट है कब की, जरा इसकी तारीख देखिए। इसकी तारीख है, वेरिफिकेशन लिखेंगे तो इसकी तारीख आपको दिखाई देगी, वेरीफाइड एट चंडीगढ़ 10/10/2003। गौर से देखिए तारीख कितनी है, 10/10/2003। मतलब 10 अक्टूबर 2003 को 50 साध्वियाँ ढूंढ निकाली थी सीबीआई ने, और सीबीआई ने हाई कोर्ट को रिपोर्ट दे दी। उस 50 में से कुछ की शादी हो चुकी है और कुछ को हमने ढूंढ निकाला है। अब जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए जो रिपोर्ट लोअर कोर्ट में सीबीआई ने दी। इस लोअर कोर्ट में क्या लिखा, इंदर सेन मैनेजर डेरा सच्चा सौदा वाज आस्क्ड टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ साध्वीज, है ना, हु वर रिजाइडिंग इन द शासत नामजी गर्ल्स हॉस्टल सिरसा और आश्रम में, और हु हैड लेफ्ट द आश्रम डेरा सच्चा सौदा सिरसा। मतलब इंदर सेन मैनेजर को ये कहा गया भी जो साध्वियाँ डेरा में रह रही हैं या डेरा छोड़ के चली गई हैं उनकी लिस्ट प्रोवाइड कराई जाए, और अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक 3 लिस्ट दी गई। कब? 23/2/2005 को। मतलब सीबीआई को डेरे में रहने वाले साध्वियों की और डेरे से चली गई साध्वियों की लिस्ट 2005 में मिली, जिसमें 53 साध्वियाँ गर्ल्स हॉस्टल में थी, 80 साध्वियाँ आश्रम में थी और 24 साध्वियाँ डेरा छोड़ के जा चुकी थी। ये 3 लिस्ट कब मिली? 2000, ये देखिए रिपोर्ट लिखी है 23/2/2005 में। जबकि हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे सीबीआई ने क्या लिख दिया कि हमें 200 गर्ल्स तो मिल चुकी हैं एसोसिएटेड, ठीक है। उसके बाद 50 लड़कियां हमने एग्जामिन कर ली हैं, और कौन सी तारीख को ये बोला गया? 2003 में, 10/10/2003 को। मतलब जब 2003 में वो 200 लड़कियों को एग्जामिन कर चुके थे डेरे के अंदर, 50 को कर चुके थे बाहर, लगभग 250 2003 में, जबकि लिस्ट मिली 2005 में। इसका मतलब साफ सा है ना कि 2003 में इनके पास कोई जानकारी नहीं थी और हाई कोर्ट को झूठी जानकारियां दी जा रही थी, और इसका मतलब लोअर कोर्ट में भी जो जानकारी बनाई वो भी झूठी और हाई कोर्ट में भी जो जानकारी बनाई वो भी झूठी। ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, लेकिन क्या है कि इसको रखना किसने था? इसको रखना था डेरे के अपने वकीलों ने। और क्यों नहीं रखा ये आप उनसे पूछिए भी क्यों नहीं रखा। अब उसके बाद आगे की रिपोर्ट आप पढ़ें। उसके बाद एक रिपोर्ट ये है, इस रिपोर्ट में क्या लिखे, तब तो 10/10/2003 को 200 साध्वियाँ मिल गई थी उनको। अब कितनी है? 192 विटनेस, मतलब 200 में से 8 कम हो गए। अगली रिपोर्ट जो सीबीआई हाई कोर्ट को दे रही है, अभी 192 विटनेसेस हैव बीन एग्जामिन्ड। कुछ डेरे में हैं और कुछ डेरा छोड़ के जा चुकी हैं। तो अब ये हो गया 200 से 192 पे आ गए। और ये कब की रिपोर्ट है? अगर आप इस रिपोर्ट की तारीख देखेंगे तो ये आपको रिपोर्ट मिलेगी, इसकी तारीख आखिरी में लिखी होगी 21/7/2005। मतलब 21/7/2005 में ये रिपोर्ट है, तब तक 8 कम हो गए, जबकि 2003 में वो 200 साथियों की डिटेल कोर्ट को बता चुके थे। इसके बाद ये एक बड़ा चलिए रहने देते हैं इसको। इसके बाद हम आपको एक ऑर्डर और दिखाते हैं। हाँ, अब ये एक ऑर्डर पढ़िए। ये ऑर्डर क्या है? इतने सारे ये कोर्ट के नंबर हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखो। अब इसमें राजन गुप्ता जो हैं वो काउंसिल वकील है सीबीआई के, और नीचे वाले वकीलों के नाम ज़रा पढ़ने शुरू कीजिए। ये नाम आपको मिलेगा मिस्टर RS घई, सीनियर एडवोकेट विद मिस्टर विनोद घई, एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट। एप्लीकेंट कौन है? हम।
तो मिस्टर DS फेरुमन एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट्स, मिस्टर अश्विनी बख्शी एडवोकेट फॉर द एप्लीकेंट। मतलब राजन गुप्ता तो CBI के वकील हैं, नीचे जिन्होंने अर्जी लगाई उनके। अब उस अर्जी में क्या बोला जा रहा है ऑर्डर में, मिस्टर RS घई सीनियर एडवोकेट सेज दैट ही माइट बी लाइक टू विड्रॉ फ्रॉम द केस but he is associated with the case for a long time. Even if it does so, we would appreciate if he is present on the next date of hearing to assist in the case as amicus curiae। मतलब क्या है कि RS घई नाम के वकील ने, अब कौन सी, देखो ध्यान से देखना, मिस्टर RS घई को आप देखोगे तो किस में, 2005 में, अगर ये आप देखोगे 2005 में लगाई गई एक अर्जी के वकील थे RS घई, और उन्होंने 9/3 मतलब लगभग ये तारीख है 27/2006, लगभग 1 साल बाद RS घई ने कोर्ट को बोला कि मैं इस केस से बाहर निकलना चाहता हूँ। कोर्ट ने कहा भी नहीं, अगर आप बाहर मत निकलिए, आप कोर्ट की मदद कीजिए क्योंकि आप लंबे समय से इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। ये वकील कौन है, ये वकील हमारी ओर से जा रहा है। अगली पेशी में क्या बोला है, यही है उसी केस में, मिस्टर घई सीक्स मोर टाइम टू स्टडी द मैटर, है ना। मतलब उसके बाद वकील साहब बोलते हैं कि मैंने मैटर पढ़ा ही नहीं जी, मुझे टाइम चाहिए, अभी मुझे पढ़ना है। मतलब 1 साल बाद उनको टाइम चाहिए, उन्हें पढ़ना है। मतलब अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि वकील को 1 साल तक तो यही नहीं पता था भी केस क्या है, और जब उसने बोला मुझे केस से निकलना है तो जज ने बोला भी ठीक है, हमारी मदद कर दो कोर्ट की, ये गुमनाम चिट्ठी वाला मसला हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यों ना आप हमारी मदद कर दो। तो कोर्ट वो बोले नहीं जी, मैं तो मुकदमा पढ़ा ही नहीं, मुझे पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम मांगने के नाम पे उन्होंने ये काम किया। अब कोई भी वकील आप में से जो देख रहे हैं लोग, उनमें से कोई वकील हो, क्योंकि बाकी चीज़ मैं दिखा नहीं पाऊँगा विक्टिम के नाम, लेकिन कुछ चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्रॉस एग्जामिनेशन में, रेप के क्रॉस एग्जामिनेशन में डिफेंस लॉयर जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अगर आपको लगे ये पेपर देख लीजिए, स्पेशल जज अम्बाला सिटी से अटेस्टेड है और अटेस्ट किया हुआ कागज है, कोर्ट से लिया हुआ, ज़रा इसे गौर से पढ़िए। कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ अ रेप इन हिंदी। मतलब डिफेंस का वकील, मतलब बचाव पक्ष का वकील, अगर आप में से देखने वाले लोगों में से कोई वकील है, बचाव पक्ष का वकील पूछ रहा है किससे, पीड़िता से भी, क्या रेप का मतलब हिंदी में बता सकते हो। तो उन्होंने, कोर्ट ने डिसअलाउ कर दिया। फिर बोला कैन यू टेल द मीनिंग ऑफ बलात्कार इन इंग्लिश, डिसअलाउ। अब आगे क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए, और इस क्वेश्चन को अगर आपके पास वकालत में कोई 1 साल भी जिसने वकालत की हो या पढ़ा भी हो, पढ़िए। कैन यू टेल द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड गलत काम। अब आंसर क्या दिया गया, बाय द वर्ड गलत काम आई मीन रेप। अब यहाँ पे क्या है, इट इज़ इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट माई स्टेटिंग कमीशन ऑफ रेप आई हैव नाउ इम्प्रूव्ड अपॉन माई अर्लियर वर्जन ऑफ कमीशन गलत काम ऑन लीगल एडवाइस। मतलब क्या है कि उस लड़की ने जो बयान दिया था, उस बयान में ये कहा गया था कि मेरे साथ गलत हुआ, ये नहीं कहा था कि बलात्कार हुआ। लेकिन ये बात वकालत के लोग बहुत बारीकी से समझते हैं भी, जब बलात्कार का आरोप ही नहीं लगाया तो बाद में पिताजी का वकील उस रेप पीड़ित जो लड़की है, पीड़ित लड़की, उसको बोल रहा है कि आप गलत काम का मतलब इंग्लिश में बताओ, और इंग्लिश में बता के रेप की डेफिनेशन खुद बचाव पक्ष के वकील ने पूरी की है, CBI की तरफ से पूरी नहीं की गई थी। ये एक जो वकील आप में से कोई हो वो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेगा भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी डिफेंस का लॉयर क्यों कर रहा है, इसका मतलब उसे बेवकूफ़ी करने के लिए कहा गया तो उसने ये बेवकूफ़ी की। तो ये तो जो था हमारे पास जो बयान के तौर पर, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अब ज़रा ये चीज़ पढ़िए जो आपको हुक्म के नाम पे सुनाते हैं ना अजीबोगरीब, ये क्या है गौर से पढ़िए। CBI वर्सेस बाबा गुरमीत राम रहीम, केस नंबर ये, डेट ऑफ हियरिंग 22/2/14, ये सब कुछ देख रहे हो। अब इसमें क्या है, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 313 CRPC, मतलब
पिताजी का बयान जो है वो कोर्ट में दर्ज करवाया गया। ज़रा थोड़ा क्लियर नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इसमें क्या लिखा गया है, इट हैज़ कम इन स्टेटमेंट दैट खट्टा सिंह वाज योर ड्राइवर, व्हाट यू हैव टू से। ये पिताजी से सवाल कोर्ट ने पूछा तो कोर्ट में जवाब पिताजी ने क्या दिया, ये गलत है कि खट्टा सिंह मेरा ड्राइवर था, और ही हैड गिवन सच स्टेटमेंट, मतलब खट्टा सिंह हमारा ड्राइवर नहीं था। जो ये कह रहे हैं कि हमारा ड्राइवर था, ये बात गलत है। ये बात पिताजी खुद कोर्ट में बोल रहे हैं। अब कोई व्यक्ति आपको बोले भी खट्टा सिंह पिताजी का ड्राइवर था, तो पिताजी ने ही कोर्ट में मना कर दिया हमारा ड्राइवर नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, इट हैज़ कम इन एविडेंस दैट धर्म सिंह वाज योर लांगरी, मतलब धर्म सिंह आपका लांगरी था। तो पिताजी ने बोला हाँ ये सही है, धर्म सिंह हमारा लांगरी था और अभी भी है। अब उसके बाद अगला सवाल पूछा गया, वाई द विटनेस हैव डिपोज अगेंस्ट यू, जो गवाह हैं वो आपके खिलाफ गवाही क्यों दे रहे हैं। तो पिताजी का जवाब था, द विटनेस आर प्लांटेड, मतलब विटनेस को प्लांट किया गया है ना, और जो केस है वो फॉल्स है, केस गलत है। अब ये बोलते हैं कि पिताजी ने सफाई नहीं दी कोर्ट में, तो क्योंकि पिताजी ने दिया, क्या लिखा, द विटनेस आर प्लांटेड एंड द केस इज़ फॉल्स, केस गलत है। सम पीपल आर अगेंस्ट डेरा सच्चा सौदा, बहुत कुछ लोग डेरा सच्चा सौदा के खिलाफ है, बिकॉज डेरा सच्चा सौदा इज़ डूइंग नोबल एंड सोशल वर्क फॉर द सोसाइटी, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा सोसाइटी के लिए अच्छे काम करता है। इसलिए ये पिताजी का ही स्टेटमेंट है कि केस फॉल्स है। बोलते हैं पिताजी ने तो कुछ बोला ही नहीं कोर्ट में, जो वकीलों ने ही बोला। उसके बाद लिखा है, डू यू वांट टू से एनीथिंग एल्स, कोर्ट ने 207वां क्वेश्चन पूछा कि क्या इसके अलावा आप कुछ कहना चाहते हो। तो गौर से पढ़िए और सुनिए ज़रा इसको। बीइंग रिलीजियस हेड ऑफ डेरा सच्चा सौदा, आई, मैं रिलीजियस हेड मतलब धार्मिक हेड डेरा सच्चा सौदा का, धार्मिक हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं है, गौर से याद रखिएगा। बीइंग रिलीजियस हेड ऑफ डेरा सच्चा सौदा ऑर्गेनाइज वेरियस रिलीजियस प्रोग्राम्स, मतलब धार्मिक प्रोग्राम में ऑर्गेनाइज करता हूँ, मतलब ये इसमें लिखा है कि ऑर्गेनाइज करता हूँ। आई बीइंग रिलीजियस हेड ऑफ, देयर इज़ ए मैनेजमेंट कमेटी इन डेरा, डेरे के अंदर एक मैनेजमेंट कमेटी है, विच मैनेजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डेरा, जो गौर से पढ़िएगा ऐसे, देयर इज़ ए मैनेजमेंट कमेटी इन द डेरा विच मैनेजेस द एक्टिविटीज़ ऑफ डेरा, मतलब डेरा के अंदर एक मैनेजमेंट कमेटी है जो डेरे की सारी गतिविधियों को मैनेज करती है, एक्सेप्ट, सिवाय रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस, मतलब सिवाय सत्संग के, जो सत्संग होता है उसके अलावा डेरे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी मैनेजमेंट करती है और सत्संग हम करते हैं। ये बात पिताजी ने कोर्ट में बोली है। आई एम रिलेटेड टू, अब गौर से जरा पढ़िएगा फिर बाद में पूछिए अपने मैनेजमेंट से। आई एम रिलेटेड टू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, अब गौर से आई एम 12 बार पढ़िए फिर बाद में भूल मत जाइएगा। आई एम रिलेटेड टू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन एंड हैव नो कंसर्न विद द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डेरा। जरा इसे गौर से पढ़िएगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये आपको अगर थोड़ा हाईलाइट होकर दिख जाए, क्या लिखा है, आई एम रिलेटेड टू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन, मैं सिर्फ सत्संग से ही रिलेटेड हूँ, मतलब जुड़ा हुआ हूँ, एंड हैव नो कंसर्न विद अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डेरा, डेरे की किसी भी एक्टिविटी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये बात कौन बोल रहा है, ये बात खुद पिताजी कोर्ट में बोल रहे हैं। और मैनेजमेंट क्या प्रचार करती है कि पिताजी की मर्जी के बिना को पत्ता नहीं हिलता। 2014 के बयान में पिताजी ने खुद ये बात बोल दी कि मेरा सत्संग करने के अलावा डेरे की किसी भी एक्टिविटी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर ये थोड़ा जूम कर सकते तो जूम करके आपको दिखाई दे, मैं आपको ऊपर पहले ही लाइन पढ़ो, आई एम रिलेटेड टू रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन एंड हैव नो कंसर्न विद द अदर एक्टिविटीज़ ऑफ डेरा। तो ये क्लियर लिखा है। इसके अलावा पिताजी ने क्या लिखा कि ये मतलब बोला है वहाँ पे कोर्ट में बयान दिया है। अब मैनेजमेंट बोलते हैं भाई सब कुछ पिताजी की मर्जी से हो रहा है, पिताजी तो बोल रहा है मेरा कोई लेना देना ही नहीं है डेरे की किसी एक्टिविटी में सत्संग के अलावा, ये सब कुछ तो मैनेजमेंट देखती है। इसके बाद
पिताजी ने क्या लिखा है यहाँ पे, बोला है कि हाँ, इसमें लिखा है ड्रग माफिया, ये जरा यहाँ से पढ़िए, ड्रग माफिया, एंटी रिलीजियस पीपल, को ये दिखाई देगा, ड्रग माफिया वर्ड दिख रहा होगा, ड्रग माफिया, एंटी रिलीजियस पीपल, पॉलिटिकल पर्सनस एंड अदर डेरा इंस्टीट्यूशंस आर अगेंस्ट मी। मतलब ड्रग माफिया है और कौन है, एंटी रिलीजियस, जो धर्म को नहीं मानते लोग, वो लोग हैं, पॉलिटिकल पर्सन जो राजनीतिक लोग हैं, और अदर डेरा जो दूसरे डेरे हैं वो मेरे खिलाफ है। ये बात सरेआम पिताजी ने लिखी है। अब पॉलिटिकल लोगों के बारे में सरेआम लिखा है, लेकिन अपने बड़े तो पॉलिटिकल लोगों की गोद में जाके बैठ जाते हैं। और ज़रा ये स्टेटमेंट को और बढ़िए, सिंस 1990 से, है ना, आई एम नॉट मेडिकली और फिजिकली फिट टू डू सेक्स विद एनी वन, आई एम नॉट पोटेंट। मतलब मैं किसी से भी संबंध बनाने के लिए मेडिकली और फिजिकली तौर पे फिट नहीं हूँ 1990 के बाद, इसलिए ये सारी चीज़ें पिताजी ने बयान में बोली हैं। मतलब अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये सारी चीज़ें पिताजी बयान में बोल रहे हैं और ये जज के लास्ट में साइन है, ठीक है। अब ये तो है गुमनाम चिट्ठी से जुड़ा मुकदमा जो आपके सामने रखा गया है। इसके अलावा ये मुकदमा अब आपके सामने है। ज़रा आप खुद समझिए कि कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, कुछ नहीं था, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड थे भी, क्या गलत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ रिकॉर्ड पे था। लेकिन बावजूद इसके वकील ने कभी भी कोई भी चीज़ कोर्ट के रिकॉर्ड पे रखनी ही नहीं चाहिए। अब ये सवाल तो गुमनाम चिट्ठी वाला ख़त्म होता है, इसके आगे शुरू होता है मसला छत्रपति हत्याकांड का। छत्रपति हत्याकांड में बड़ा मोटे तौर पे है कि 4-5 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पहला 2 लोग हैं, निर्मल और कुलदीप जिसने गोली चलाई कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से। तीसरा कृष्ण जिसने बंदूक दी। चौथा पिताजी जिनका नाम साजिशकर्ता में आता है, ऑर्डर देने वालों में। और 5वां खट्टा सिंह जो इस साजिश का गवाह था, चश्मदीद। अब सवाल ये भी, पिताजी के रिकॉर्ड के हिसाब से खट्टा सिंह ड्राइवर नहीं था और खट्टा सिंह भी मीडिया में बोलता है कि मैं ड्राइवर नहीं रहा हूँ। दोनों चीज़ आ गई। अब गोली चलाई 2 लोगों ने। कितनी गोली चलाई? कोर्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से रामचंद्र छत्रपति को 4 गोली लगी थी, 4 गोलियां मारी गई थी। लेकिन रामचंद्र छत्रपति के रिकॉर्ड में सिर्फ 2 ही गोलियों का रिकॉर्ड है, जबकि 4 गोलियां रामचंद्र छत्रपति को मारी गई थी। कोर्ट मतलब पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक 4 गोलियां लगी थी, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड में सिर्फ 2 गोलियों का जिक्र है। 2 गोलियों का रिकॉर्ड सीबीआई ने रिकॉर्ड से गायब कर दिया है। अब क्यों गायब करना पड़ा, इसका सीधा सा मतलब है भी, अगर सीबीआई की रिपोर्ट को सच मान लें तो 5 लोगों को ही इस साजिश की जानकारी थी। 2 वो जिसने गोली चलाई, तीसरा वो जिसने बंदूक दी, चौथे पिताजी जो डेरे में थे, और 5वां खट्टा सिंह जिसको इस सारी साजिश की जानकारी थी कब कहाँ छत्रपति को गोली मारी जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि बाकी 2 गोलियां खट्टा सिंह ने चलाई होंगी। इस खट्टा सिंह के अलावा कोई नहीं जानता था कि छत्रपति को कब कहाँ कैसे मारा जाएगा। ये खट्टा सिंह का ही स्टेटमेंट है कि मुझे साजिश की जानकारी थी। अब दूसरा ये कि खट्टा सिंह के मतलब खट्टा सिंह ही वो शख्स हो सकता है, या खट्टा सिंह ही ये बेटर बता सकता है कि बाकी 2 गोलियां किसने चलाई, और वो गायब अगर कर दी गई तो सीबीआई ने क्यों गायब की। दूसरा ये कि खट्टा सिंह डेरे का मैनेजर था, डेरे का प्रबंधक था, और कृष्ण जो था वो छोटे स्तर का मैनेजर था, मतलब छोटे लेवल का, जो सिर्फ स्कूलों का काम देखता था। और निर्मल और जो कुलदीप थे वो मिस्त्री थे, डेरे के अंदर मिस्त्री का काम करते थे। अब मिस्त्री तो किसी इतनी बड़ी संस्था का प्रबंधक नहीं होगा। अब आप सोचिए कि एक मान लो स्कूल ही ले लीजिए, स्कूल में एक टीचर है, टीचर के ऊपर एक मतलब बहुत सारे टीचर हैं, उनके ऊपर एक बड़ा टीचर है, उसके ऊपर वाइस प्रिंसिपल है, फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल है, फिर उसके ऊपर स्कूल का मालिक है, ऐसे है। अब
मान लीजिए कि जो स्कूल का मालिक है वो पिताजी हैं और प्रिंसिपल जो है वो बाबू श्री इंदर सेन है और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे खट्टा सिंह था, और उसके बाद जो टीचर की पोस्ट है नीचे, टीचर की पोस्ट के ऊपर कृष्ण था, जो कृष्ण था वो टीचर की पोस्ट पे था, और जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल में उसमें निर्मल और कुलदीप थे। सीबीआई का कहना है कि जो टीचर कृष्ण है, कृष्ण ने सीधा स्कूल के मालिक ने कृष्ण को बोल के, 2 स्टूडेंट्स को बोल के और कृष्ण को बोल के मर्डर करवा दिया, और वाइस प्रिंसिपल उसमें चश्मदीद गवाह बन गया। अजीब नहीं लगता है आपको कि वाइस प्रिंसिपल कोर्ट में ये बयान दे रहा है कि जो कृष्ण टीचर है वो वास्तव में टीचर नहीं है, वो वाइस प्रिंसिपल है, और मैं वाइस प्रिंसिपल ना होकर मैं स्टूडेंट हूँ। मतलब वाइस प्रिंसिपल कोर्ट में ये बयान दे रहा है कि मैं तो स्टूडेंट हूँ और जो टीचर है वो वाइस प्रिंसिपल है और जो स्टूडेंट्स हैं वो टीचर हैं। मतलब निर्मल और कुलदीप जो बिल्कुल छोटे लेवल के लोग थे उनको तो बना दिया टीचर, और जो कृष्ण टीचर था उसको बना दिया वाइस प्रिंसिपल। खुद वाइस प्रिंसिपल था, खुद बन गया स्टूडेंट। मतलब अगर कृष्ण को कोई ऑर्डर पिताजी ने दिया तो क्या उसमें वाइस प्रिंसिपल मतलब खट्टा सिंह की सहमति के बिना हो गया काम? इसका मतलब खट्टा सिंह ऑन पोस्ट कृष्ण से सीनियर था। जब वो कृष्ण से सीनियर था तो और इस साजिश में 2 गोलियां मिसिंग हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कृष्ण के कहने पे अगर कुलदीप और निर्मल वारदात को अंजाम नहीं दे पाए ढंग से, तो क्या बाकी की 2 गोलियां खट्टा सिंह ने मारी ताकि छत्रपति बच ना जाए? हो सकता है ना। लेकिन खट्टा सिंह वहाँ पे तो ड्राइवर बन गया, वहाँ पे थोड़ा ही वो डेरे का मैनेजर है। मतलब खट्टा सिंह तब तो ड्राइवर बना हुआ है, एक केस में वो मैनेजर बन जाता है, दूसरे केस में वो ड्राइवर बन जाता है। तो मोटे तौर पे समझिए कि किसी भी तरीके से कानून के पहलू से खट्टा सिंह चश्मदीद गवाह नहीं बन सकता। वो सरकारी गवाह बन सकता है कि मैं भी मर्डर की साजिश में शामिल था, लेकिन मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ। लेकिन जब 2 गोलियां मिसिंग की रिपोर्ट आएगी तो इसका मतलब खट्टा सिंह भी हत्या करने वाले लोगों में से एक है। लेकिन क्या है कि वो भोले वाले मिस्त्री थे, इतने पढ़े लिखे थे नहीं, इसलिए उनको उलझा लिया भी तुमने खट्टा सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। और वो भोले भाले थे, वो तो आज भी जेल में। और आज भी उनके पास एक व्यक्ति जाके पूछ के आया, बोला नहीं हमें तो कुछ नहीं मालूम है, जैसा है वैसा है। मतलब अनपढ़ मिस्त्रियों को तो उलझा लिया। और तरीके से अब ये काम कौन कर रहा था? काम कर रही थी मैनेजमेंट। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि खट्टा सिंह, ये छत्रपति हत्याकांड तो इतना साफ़ सुथरा केस है जिसे बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। तीसरा केस है रंजीत हत्याकांड का केस है, वो क्या कि हम बोलने लगते हैं तो कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं। लेकिन मोटे तौर पे आपको बताएं कि 2012 या 13 में खट्टा सिंह अपनी गवाही से मुकर गया। खट्टा सिंह छत्रपति हत्याकांड में, गुमनाम चिट्ठी में और इसमें रंजीत हत्याकांड में अपनी गवाही से मुकर गया। अब पिताजी का नाम इस केस में सिर्फ और सिर्फ खट्टा सिंह की गवाही से ही शामिल होता है, वरना पिताजी का नाम किसी केस में नहीं आता। अब खट्टा सिंह अगर अपने बयान से मुकर गया तो पिताजी का नाम उसी दिन इस केस से कट जाना चाहिए था, और ये बात वकील को उसी टाइम कोर्ट को बोलनी चाहिए थी। जब खट्टा सिंह मुकर गया तो पिताजी का नाम इस केस में कैसे हो सकता है? 2012 से 2018 तक खट्टा सिंह इस केस में नहीं था, लेकिन पिताजी को एसके गर्ग नरवाणा ने हर पेशी पे बुलाया। कभी भी पिताजी को ये नहीं बताया कि आपका नाम इस केस से निकल चुका है, भी आपका नाम इस केस से निकल चुका है। इसलिए पिताजी बिना वजह 6 साल 2 केस में पेशियां भुगतते रहे, जबकि उनके खिलाफ कोई गवाह और कोई सबूत कोर्ट में नहीं था। इसका मतलब कि वकील और मैनेजमेंट तरीके से पैसा बना रहे थे, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये था कि ये एक साजिश का हिस्सा था, भी एक ना एक टाइम बाद खट्टा सिंह को दोबारा इस केस में गवाही के लिए लाया जाएगा। इसलिए अगर पिताजी को ये बात बता दी भी आपका केस से नाम कट चुका है या कट जाएगा, तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए पिताजी को कभी बताया ही नहीं और ना ही कोर्ट के रिकॉर्ड से कटवाया। ये दूसरा कारण था भी खट्टा सिंह को वापस लाने की प्लानिंग 2012 में उसके मुकरने के बाद से तय थी कि 2018 में या इस केस का फैसला होने के बाद वापस लाया जाएगा। तीसरा ये कि अगर इस केस का फैसला, अगर इसमें पिताजी को एक और कारण था भी जो नहीं बताया गया, वो कारण ये था कि जो गुमनाम चिट्ठी का मुकदमा था उस मुकदमे में भी
रंजीत हत्याकांड को कंसिडर किया, मतलब कोर्ट ने माना है भी रंजीत की हत्या हुई है। अगर गुमनाम चिट्ठी के मसले में पिताजी के रंजीत हत्याकांड में 25 अगस्त 2017 तक पिताजी के खिलाफ कोई भी सबूत और गवाह नहीं था और कोर्ट रंजीत की हत्या का दोषी पिताजी को 25 अगस्त के फैसले में मान रही है, इसका सीधा सीधा कारण समझ में आपको आए क्यों 2012 में खट्टा सिंह के मुकरने के बाद पिताजी को नहीं बताया गया कि आपका नाम इस केस में नहीं है, क्योंकि इस गुमनाम चिट्ठी वाले मसले में पिताजी को इस हत्याकांड से जोड़ना जरूरी था, इसलिए पिताजी का नाम केस से नहीं हटाया, वकील ने हटाने की रिक्वेस्ट कभी की नहीं। ये सारा मसला आपके सामने तो इन 3 केसों का है, लेकिन अब क्या है कि 2018 से आज 2021 होने को आई है, वो आपके सामने जो गधी गेड़ चला हुआ है वो आपके सामने है ही है। ये सब मसले हैं और हंसराज वाला जो मसला नपुंसक मामला है उसके लिए हमने स्पेशल एक लाइव किया हुआ है, वो लाइव आपको दोबारा इस पेज पे शेयर कर देंगे कल या परसों। वो लाइव आप दोबारा या MSG अवर यूथ आइकन पे वो लाइव आपको एक दूसरा फेसबुक पेज है उस पर चला के आपको हंसराज वाले केस के बारे में बता देंगे भी ये केस है। अब आता है मसला कि 25 अगस्त 2017 को जो फैसला आया और उस फैसले में जो नौटंकी हुई, उस फैसले के बाद जो वहाँ पे पिताजी को फंसाने का, जो पिताजी की हत्या का प्लान, जो हनीप्रीत का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आता है, वो चीज़ आपके सामने कभी और हमने पहले रखी थी एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो हनीप्रीत की तरफ से दिया गया कोर्ट में ये साबित करने के लिए कि पिताजी की मौत कभी भी हो सकती है। तो ये आप एक डॉक्यूमेंट और देख लें आखिरी, ये डॉक्यूमेंट आपको हमने पहले भी दिखाया था। ये डॉक्यूमेंट 18 अगस्त 2017 को बनाया गया 4 डॉक्टरों के द्वारा और ऊपर क्या लिखा गया, असेसमेंट एंड रिव्यू ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड विद रिकमेंडेशंस फॉर सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड को चेक किया गया है और अपनी सलाह दी गई है 4 डॉक्टरों के नाम के साथ। और ये मेडिकल रिकॉर्ड बनाया गया, इसमें क्या क्या बीमारियां दिखाई गई हैं। स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइना का मतलब है भी हार्ट के अंदर ब्लॉकेज है। एंड प्री सिनकोप होता है चक्कर आके गिर जाना, तो चक्कर भी आ जाता है, ये भी लिखा है। उसके बाद DM2 विद कॉम्प्लिकेशन, DM2 बोलते हैं शुगर की बीमारी को, भी शुगर की बीमारी है उसको, वो इतनी बढ़ चुकी है कि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ चुकी है। गैस्ट्रोपैरासिस मतलब आंतड़ियों में भी दिक्कत है, पेट के अंदर खास तौर पे दिक्कत है। नेफ्रोपैथी मतलब गुर्दे खराब होने लगे हैं। हाइपरटेंशन मतलब BP बढ़ने लग गया है बहुत ज़्यादा। डिसलिपिडीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई रहता है। माइग्रेन, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और इंटरमिटेंट LBA ये एक ब्लड का एनालिसिस होता है, तो लाइव ब्लड एनालिसिस वो मतलब बिगड़ रहा है। ओल्ड मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो रिव्यू किया और उसमें क्या पाया गया, जो मतलब रिपोर्ट में बना के दिया गया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, कि 2007 में शुगर कंट्रोल्ड थी और कम से कम दवाइयाँ थी, लेकिन 2008 से शुगर लगातार हाई रही है दवाई बढ़ाने के बावजूद। और रिसेंटली डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन मतलब ये कॉम्प्लिकेशन इनमें गुर्दे खराब होने की। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी का मतलब है कि जो शुगर के मरीज होते हैं उनके क्या होता है, आप जो लंबे मरीज हों उनके आप देखोगे अंगूठे के अंदर सेंसेशन मतलब फील होना बंद हो जाता है भी क्या गलत है, क्या मतलब गलत कह रहा हूँ भी चुभना कुछ होना। जो जिनके घर में शुगर के पुराने मरीज हों उन्हें पता होता है कि उन्हें महसूस होना बंद हो जाता है भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाइपोग्लाइसेमिक एपिसोड्स मतलब क्या, कभी कभी शुगर डाउन भी आ जाती है, इसलिए डोज की मॉडिफिकेशन चाहिए। मतलब कुल मिला के शुगर के अंदर जितनी शुगर से 72 बीमारियां हो सकती हैं वो सारी इसमें दिखाई गई। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताना भूल गए कि अगर इतनी लंबी शुगर की बीमारी हो तो इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो शुगर के पेशेंट को आती है वो ये आती है कि उसके आँख का जो पर्दा है वो पर्दा ख़राब होने लगता है। इतनी अगर शुगर अनकंट्रोल्ड रहे तो आँख का पर्दा ख़राब होने लगता है। लेकिन क्योंकि इस पैनल में आंखों का डॉक्टर नहीं बैठा इसलिए वो भूल गए ये बात लिखने के लिए भी, ये बात भी लिखनी ज़रूरी थी भी शुगर के 10 साल पुराने मरीज के अंदर अगर उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं है तो उसकी आंखें भी ख़राब होंगी। इसलिए समझ में आया आपको भी ये रिपोर्ट कितनी फर्जी तरीके से
तैयार की जा रही थी, क्योंकि जिनके घर में शुगर के पुराने मरीज, जिनकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, उन्हें पता है भी आँखों के ऊपर भी शुगर के मरीज का अगर उसकी शुगर कंट्रोल ना रहे बहुत असर आता है। अब क्या है, ये तो हो गया शुगर का, मतलब इन्होंने यहाँ लिखा 2007 तक शुगर ठीक थी, 2008 से बिगड़ गई। इसी तरह यहाँ पे लिखा गया 2007 से बीपी ठीक था। थोड़ा जूम कर ले अगर आपको पढ़ना चाहते हैं कोई लोग मेडिकल के हों तो 2007 में बीपी था, थोड़ा बहुत कंट्रोल था, लेकिन 2008 से बीपी बिगड़ गया, लगातार कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला गया और हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आई। उसके बाद रिकरेंट प्री सिनकोप विद हाइपोटेंशन, मतलब बार बार बीपी अलग अलग टाइम पे डाउन आया तो चक्कर भी आए। और लेकिन उसके बाद लिखा है भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड एंजाइना, मतलब छाती के अंदर दर्द उठता है जब थोड़ा सा जोर का काम करें, मतलब शरीर में थोड़ा जोर लगा के कोई काम करेंगे या कोई वजन उठाएंगे जैसे, तो छाती में दर्द उठता है। अब आपने देखा होगा सुपर ह्यूमन वाला वीडियो, और उस वीडियो में अगर आपने देखा हो कि पिताजी 3 टन की बस खींच रहे हैं, 425 किलो के प्लेट्स लगा के श्रग्स लगा रहे हैं, और ये बोल रहे हैं भी स्ट्रेस लेने से छाती में दर्द उठता है। और उस वीडियो में आपको कहीं दर्द उठता दिख रहा हो तो बता दें, मतलब ये रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी है। उसके बाद आता है माइग्रेन अटैक्स, मतलब सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। माइग्रेन के मरीजों को क्या होता है, तेज़ रोशनी से बहुत प्रॉब्लम होती है, तेज़ रोशनी जो होती है उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन पिताजी 6-6 घंटे स्टेज के ऊपर लाइटें लगा के रूबरू नाइट करते थे, तो क्या उस लाइट से कभी पिताजी के सिर में दर्द उठा? कभी आपने देखा कि सिर में दर्द उठा? शूटिंग चलती थी, शूटिंग में इतनी लाइटनिंग होती है, तो क्या कभी सिर में दर्द उठा? इन्होंने क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी हैव इंक्रीज इन लास्ट फ्यू ईयर्स। क्या शूटिंग के टाइम कभी भी किसी ने भी देखा हो कि पिताजी के सिर में अचानक से दर्द उठ गया हो माइग्रेन का? मतलब ये सारी चीज़ें सामने आई। प्लान क्या है, आगे लिखते हैं प्लान। गुरुजी एंड हिज डॉटर मिस हनीप्रीत इंसान, who is also his regular attendant, have been stressed the fact that with poor controlled diabetes and persisting hypertension for years, with the recent development of complications, the situation is really alarming, and to prevent permanent damage, all efforts are needed to achieve रीजनेबल कंट्रोल ऑफ शुगर्स एंड कंटिन्यूड कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर इन नेक्स्ट 1 मंथ। मतलब क्या है कि 1 महीने, ये गुरुजी की जो डॉटर है हनीप्रीत इंसान भी, इस गुरुजी और उनकी डॉटर ने, अटेंडेंट ने ये फैक्ट देखा है कि शुगर बहुत बुरी तरह बिगड़ी हुई है, बीपी बहुत बुरी तरह बिगड़ा हुआ है और कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं और इससे खतरे की घंटी बज गई है। सिचुएशन इज रियली अलार्मिंग, मतलब खतरे की घंटी बज गई है और डैमेज ना हो जाए, इसलिए सब कुछ 1 महीने के अंदर कंट्रोल करना ज़रूरी है। अब उसके आगे क्या लिखते हैं, टू अवॉइड द सिचुएशन नोन टू कॉज स्ट्रेस स्ट्रिक्टली। मतलब ये रिपोर्ट बनाई जा रही है कोर्ट में देने के लिए, जब कोर्ट ने फैसला सुनाना है और उसमें लिख के दिया जा रहा है भी स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, भी स्ट्रेस नहीं लेना है। मतलब आपको सबको पता है भी किसी के खिलाफ भी फैसला आएगा तो वो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, मतलब ये मेडिकल तौर पे प्रिपेयर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गुरुजी एंड हिज डॉटर, गौर से पढ़िएगा, हैव बीन एम्फसाइज्ड दैट द स्ट्रेस इज नोन टू इंक्रीज CAD रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ। मतलब भी गुरुजी और उनकी डॉटर ने को ये, उन्होंने इस तथ्य को एम्फेसाइज, मतलब महत्व दिया है भी। CAD का मतलब है हार्ट की ब्लॉकेज। हार्ट की ब्लॉकेज की जो बीमारी है वो बढ़ जाएगी, किससे, टेंशन लेने से, जिससे अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो सकती है। ये क्लियर इसमें लिख दिया गया, जबकि पिताजी के हार्ट में किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉकेज नहीं थी, लेकिन लिखा गया। इसका मतलब क्या है कि जानबूझ के ये बताया गया कोर्ट को भी किसी भी टाइम मौत हो सकती है, और बकायदा हनीप्रीत के जरिए ये डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिया गया। उसके बाद आया गया कि माइग्रेनस अटैक्स, पुअर कंट्रोल ऑफ बीपी एंड वर्सनिंग ऑफ डायबिटिक विद ऑल कॉम्प्लिकेशंस। मतलब सारी तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं शुगर की अगर ये सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद लिखा है काउंसल दैट इंसुलिन में नीड टू बी स्टार्टेड इफ शुगर्स आर नॉट कंट्रोल। चलो इंसुलिन शुगर करना पड़े।
एक तरफ तो बोल रहे हैं स्ट्रेस नहीं लेना है शरीर को, दूसरी तरफ क्या लिखा है, रेगुलर एक्सरसाइज, कार्डियो एंड जिम, मतलब जिम करना है और कार्डियो करना है, ये रेगुलर एक्सरसाइज में लिखा गया। तो और दूसरी तरफ बोल रहे हैं स्ट्रेस नहीं लेना, मतलब क्या, नकल के लिए अकल चाहिए, लेकिन वो नहीं है। अब आगे बढ़िए जरा। गुरुजी's डॉटर एंड रेगुलर अटेंडेंट मिस हनीप्रीत इंसान हु हैज बीन ट्रेन्ड टू रिकॉर्ड बीपी, एक ऑटोमेटिक मशीन आती है, उसको हाथ पे लगा के बटन दबाना है और ये 5वीं क्लास का बच्चा भी ये काम कर लेगा। एंड ब्लड शुगर बाय ग्लूकोमीटर, ग्लूकोमीटर आता है जिसमें से उंगली में सुई मार के उसकी प्लेट लगानी होती है, आपको शुगर बता देता है। मतलब ऑटोमेटिक मशीन से बीपी नापना और ग्लूकोमीटर से शुगर नापना, ये कौन सी ट्रेनिंग दी गई जो चौथी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास के बच्चे को भी पता है। आजकल तो सुइयाँ भी ऑटोमेटिक आती हैं, बस बटन दबाना होता है, उंगली में सुई भी ऑटोमेटिक लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई क्यों। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि नोट टू वॉच टीवी फॉर लॉन्ग आवर्स एंड टू प्रोवाइड प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर वर्क, मतलब लंबे समय तक टीवी नहीं देखना है और कंप्यूटर का काम नहीं करना है। अब पिताजी टीवी देखते नहीं हैं, टीवी तो हम लोग नहीं देखते आजकल, मतलब महीनों हो जाते हैं टीवी में आता ही नहीं कुछ ढंग का, और पिताजी तो बिल्कुल नहीं देखते थे। लेकिन क्यों लिखा गया, क्योंकि गुमनाम चिट्ठी में इसका जिक्र है टीवी का, इसलिए टीवी के बारे में लिखा गया। तो ये सारी चीज़ इस तरह से दिखाई गई भी। रेगुलर अटेंडेंट भी है हनीप्रीत, ये सब कुछ। अब इसमें आगे जो लिखा गया यहाँ पे डायबिटीज़ 15 से 20 साल पुरानी है शुगर, ठीक है। और इसमें भी लास्ट में मैं आपको दिखाऊं क्या लिखा गया है भी, अगर शुगर, इफ शुगर्स आर नॉट कंट्रोल्ड सून देयर कैन बी परमानेंट डैमेज टू किडनीज, नर्व्स एंड कॉम्प्लिकेशन लाइक हार्ट अटैक, पैरालिसिस एटसेट्रा। मतलब क्या है भी, अगर शुगर कंट्रोल में नहीं लाई गई तो गुर्दे, नसें दिमाग की ये खराब हो सकती हैं परमानेंट, हमेशा के लिए। हार्ट अटैक, दिल का दौरा आ सकता है, पैरालिसिस, अधरंग का दौरा पड़ सकता है। मतलब ये चीज़ें इसमें लिख दी गई। अब आप अंदाज़ा लगाओ भी क्या ये किया जा रहा था और क्यों किया जा रहा था इस सारी चीज़ों को, क्योंकि इसके बाद ये बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, और रिपोर्ट्स हमने क्योंकि आपको पहले सारी दिखा रखी हैं, 2 बार इसका लाइव चलाया हुआ है, वो आपको इसमें मिल जाएगा। लाइव चला हुआ एक लाइव इसमें बहुत, जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, 30-35 हज़ार व्यूज़ हैं एक वीडियो में, वो आपको मिल जाएगा लाइव। उसमें आप ये सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें आपको दिखानी है वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये कि ज़रा इस डॉक्यूमेंट को पढ़े। 20/9 डेट है, 20/9/2011 है ये डेट। ये इसमें नहीं लिखी है, लेकिन ये क्योंकि ये उस टाइम महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल वेस्ट पंजाबी बाग, ये डॉक्टर गौरव अग्रवाल उस 2011 में वहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है 20/9/2011। और अजीब बात है ना कि ये डॉक्टर आज डेरे के हॉस्पिटल का प्रबंधक है। और क्या लिखा है लास्ट में, 2011 के रिकॉर्ड में बीपी की डिटेल लिखी है, बीपी, और नीचे क्या लिखा है जरा गौर से पढ़ो डॉक्टर ने, किसने बीपी मेजर किया है, बीपी की जांच किसने की है, जरा इसे पढ़े। एज नोटेड बाय हिज डॉटर एंड रेगुलर अटेंडेंट मिस हनीप्रीत इंसान। मतलब 2011 में हनीप्रीत का कोई अस्तित्व नहीं था डेरे में, तब भी वो पिताजी के मेडिकल रिकॉर्ड में पिताजी का बीपी माप रही थी। मतलब ये सोचिए भी क्यों ये रिकॉर्ड में चढ़ाया गया। ये बीपी है ना, ये बीपी की रिपोर्ट है, सब कुछ है ग्लूकोमीटर की। मतलब क्यों 2011 की रिपोर्ट में भी हनीप्रीत को अटेंडेंट दिखाया गया है, इसका मतलब ये प्लान 2011 में भी चल रहा था, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 18/9/2010 की रिपोर्ट है, और 18/9/2010 की, अगर कहाँ ये देखिए आपको डेट दिखाई दे रही होगी 18/9/2010,
और इस रिपोर्ट को जरा आप यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा है, चेक्ड, बीपी लिखा हुआ है, चेक्ड बाय हिज डॉटर मिस हनीप्रीत इंसा हु इज रेगुलर अटेंडेंट। अब 2010 में रेगुलर अटेंडेंट नहीं थी हनीप्रीत पिताजी की, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड 2010 के बन रहे हैं और ये डेरे के हॉस्पिटल का रिकॉर्ड नहीं है। ये रिकॉर्ड कहाँ का है आप ज़रा देखें, ये रिकॉर्ड है जय कीर्तानी MBBS इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर, ये दिल्ली का कोई डॉक्टर है पूनम कीर्तानी, उसका रिकॉर्ड है ये। मतलब डेरे के हॉस्पिटल का नहीं है जो आप बैक डेट में बना लेंगे अपनी मर्जी से, ये दिल्ली के हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है। और ये डेट देख रहे हैं 22/3/2009, 22/3/2009 में क्या लिखा है ये, गुरुजी डॉटर एंड रेगुलर अटेंडेंट हनीप्रीत इंसा रेगुलर ब्लड प्रेशर और बीपी मेजर कर रही है। पहली बात तो कोई भी डॉक्टर कभी भी इस तरह से डॉक्यूमेंट बनाता ही नहीं है जो बार बार ये लिखे भी इस लड़की ने बीपी मेजर किया। भैया आपके पास मरीज आया, खुद मेजर कर लेगा डॉक्टर। मतलब अब ये समझिए ये सारा कुछ किया क्यों गया। अब आपको लगे भी बार बार आप सवाल पूछ रहे हैं आखिर इस सबके पीछे मोटिव क्या था, तो मोटिव आपको बताते हैं बड़े अच्छे से कि आखिर मोटिव था क्या। अब समझिए मोटिव ये था कि गुमनाम चिट्ठी का मसला जो था और वो मसला कोर्ट में उसकी गवाही होनी थी, उसका फैसला होना था और वो फैसला होने के बाद पिताजी के हत्या की प्लानिंग की गई। लेकिन उसके बाद जो मसले उठ सकते थे उस सब को दबाने के लिए सब कुछ प्लान किया गया। क्या प्लान किया गया कि 2009 से हनीप्रीत जो एक शादीशुदा लड़की है वो भी तेरावास में जाके पिताजी का बीपी शुगर माप सकती थी। मतलब पिताजी की रहने के कमरे के स्थान पे कमरे में लड़कियों का आना जाना था, ये साबित करने के लिए। सेकंड ये था कि पहला तो ये मसला हो गया। सेकंड मसला ये था कि पिताजी लंबे टाइम तक टीवी देखते हैं। बार बार 2009 से 2017 तक की मेडिकल रिपोर्ट में जानबूझ के जिक्र किया गया कि पिताजी टीवी देखते हैं। पिताजी को लंबी बीमारियां थी, इसलिए 2007 से ही पिताजी का मेडिकल रिकॉर्ड तैयार करना शुरू कर दिया। जब 2017 में लिखा जा रहा है कि पिताजी को 20 साल पहले शुगर है, तो 2007 से पहले का रिकॉर्ड कहाँ गायब कर दिया गया, क्योंकि 2007 से इस केस का चालान दाखिल हुआ तो तब से ये रिकॉर्ड बनाना शुरू किया गया। प्लान तब से शुरू हुआ, इसलिए तब से ही मेडिकल रिकॉर्ड बना 2009 या 8 से। अब उसके बाद पिताजी कंप्यूटर का काम करते हैं, पिताजी टीवी ज़्यादा देखते हैं, पिताजी के कमरों में लड़कियों का आना जाना है, ये सब। और पिताजी को इतनी सारी बीमारियां हैं, उनकी कभी भी मौत हो सकती है। मतलब गुमनाम चिट्ठी का जो मुकदमा है वो उसके ऊपर और वजन बढ़ जाए ताकि ये केस कभी खुले ही ना। और दूसरा ये है कि एक तो गुमनाम चिट्ठी वाला, दूसरा ये था कि जो भी तथ्य गुमनाम चिट्ठी में है वो इसमें साबित हो। और दूसरा कि पिताजी को कुछ होता है तो ये मेडिकल तौर पे प्रमाणित करना बड़ा आसान काम है। मेडिकल तौर पे भी हनीप्रीत, ये पिताजी को इतनी सारी बीमारियां थी, इसलिए अगर कोई अनहोनी घटना घटती 2017 25 अगस्त में तो ये सारा कुछ साबित करना हनीप्रीत के लिए बहुत आसान हो जाता। और उसके बाद जो कुछ चाहो तो हनीप्रीत तो रूहानियत की वारिस घोषित थी ही, तो फिर कुछ भी प्लान हो सकता था, लेकिन सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ नहीं। और इस सब के बाद हनीप्रीत का हेलीकॉप्टर में बैठ के जेल तक जाना, मतलब एक गवर्नमेंट जो 600 करोड़ का हेलीकॉप्टर अरेंज कर सकती है पिताजी को पंचकुला से कोर्ट में शिफ्ट करने के लिए, वो 600 रुपये का डॉक्टर अरेंज नहीं कर सकती थी क्या मौके पे? 600 रुपये कंसल्टेशन देके भैया ये डॉक्टर चेक कर ले, जबकि जेल के अंदर मेडिकल होने के बाद ही भेजा जाता है, सबको मालूम है। तो फिर इस मेडिकल को बनाने की ज़रूरत क्या थी? अब बोलते नहीं तो कोर्ट के दाव पेच होते हैं जी, ऐसा मेडिकल बनाना पड़ता है। तो फिर वो मेडिकल पहले पेश करना होता है या सज़ा सुनाने के बाद पेश करना होता है? ये मेडिकल रिपोर्ट पिताजी को गिरफ्तार करने के बाद पेश की गई। इसका मतलब दंगे के साथ इसको जोड़ के देखा जाए, ना कि कोर्ट में कोई बचाव की दलील थी मेडिकल रिपोर्ट। ये दोनों चीज़ों को आप जोड़ के देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो समय 1 घंटे से ऊपर आपका ले लिया, तो मोटे तौर पे आपको बताएं भी ये सारे मसले किस तरह से जुड़े हैं।
पहले मौके के 3 केस हमने आपको बताए। हंसराज वाले केस का अलग से एक पूरा वीडियो है, वो कल परसों दोबारा MSG अवर यूथ आइकन फेसबुक पेज पे कोशिश करेंगे चला लेने की। कोई 1-2 सवाल आपका है तो वो अभी ले लेते हैं, तो फटाफट से सवाल कोई ऐसा आपका ज़रूरी लगे तो पूछिएगा, जो पूछ पाएँ तो मैं कमेंट्स ओपन कर रहा हूँ। तो फटाफट सवाल। कुलदीप वडाया जी, तो आप गलत हो, ऐसे बोल देने से कोई गलत नहीं हो जाता। आप सवाल फटाफट पूछिए, कोई सवाल आपका हो। लास्ट के 2-3 मिनट बस सवाल लेंगे आपसे, कोई भी सवाल। हाँ, वो 26 अप्रैल की जो तारीख है वो आगे अगस्त में शिफ्ट हो गई है। कोरोना की वजह से 1 हफ्ते की जो हियरिंग्स हैं वो अगस्त में शिफ्ट कर दी गई हैं, 23 से 29 अप्रैल 30 अप्रैल तक की तो शिफ्ट कर दी गई हैं। तो कोई सवाल आपका है फटाफट पूछिए, फिर 1 घंटे से ऊपर समय हो गया है, फिर हम बंद करते हैं इस प्रोग्राम को। कोई भी सवाल हो, कल को आपको कोई बोले भी हमारे पास सबूत नहीं है कि कृष्ण जी के जो टॉर्चर हुआ उसकी शिकायत वापस ली थी, गुरु जी को पता नहीं था। हाँ, ये लंबा टॉपिक हो जाएगा जैन साहब, अब दोबारा लेंगे तो भी। कोई सवाल हरे कृष्ण गक्कड़ जी, बड़ा अच्छी परख है आपको नशेड़ियों की। जरा प्रदीप कलेर की भी परख कर लेना अच्छे से, कितना नशा करके वो नाच रहा है और आप लोगों का माई बाप बना बैठा है। तो कोई सवाल आपका नहीं आ रहा तो 1-2 मिनट और इंतज़ार करेंगे। हनीप्रीत डेरे में 30 मार्च 2015 को उसको तेरावास में रखा गया था, उसके बाद का नहीं, उससे पहले का नहीं जानकारी है। तो कोई सवाल आपका नहीं आ रहा है। बलविंदर सिंह बिंद्रा, आप मैसेज कर दें जी इनबॉक्स में, इसमें आपको नंबर भेज दिया जाएगा, इस पेज पे नंबर लिखा हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट क्यों जमा करिए, आपका जवाब दे दिया है जी। तो जब पता अनफिट है तो केस क्यों, हाँ ये तो वकीलों से पूछिए उन्होंने मेडिकल का क्लेम क्यों नहीं किया वहाँ पे कि पिताजी का मेडिकल किया जाए। अब क्या होगा, क्या हनीप्रीति दोषी है? ऑब्वियसली अभी तक तो वही है, हमारा माई बाप तो एक ही है। अच्छा, हनीप्रीत होगी फिर आपके माई बाप। तो भाई जी आप गिल्ली मिट्टी लेके आया करो, क्योंकि चुठियाँ दे मिर्चा लग दियाँ हैं। हाँ, मिर्चें तो लगी रही हैं। तो हाँ, एक पत्रकार ने तस्वीर छापी है बरगाड़ी वालों की। हाँ, तो एक पत्रकार का तो दीन ईमान जिंदा है, तो ठीक है। कोई सवाल आपका आ नहीं रहा है, बाकी अजीबोगरीब कमेंट हैं, तो लगभग 1 घंटा 10 मिनट हमें हो गए हैं। तो ठीक है, आपकी जानकारी हो कि बार बार ये एक बात भूली गई थी भी हमारे पास सबूत नहीं है, तो सबूत डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख दिए हैं। अगर कोई फिर भी गिला शिकवा रह गया हो तो आप अपने वकील भेज दें, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रेप केस में ऐसा होता है जो दिखाए नहीं जा सकते, इसलिए वो डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई नहीं गए हैं। तो आप सबसे इजाज़त चाहते हैं जी। हमारा मोटिव क्या है, तो आपका हमारा मोटिव ये है कि सच सामने आए, हम अपने गुरु की सच्चाई, गुरु की सोच को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, और जो मुकदमे उन पर डले उनकी सच्चाई लोगों को बताना चाहते हैं, अदालत तक ले जाना चाहते हैं। तो ये हम आपको जानकारी देना, यही हमारा मोटिव है, क्योंकि हमारे गुरु ने यही वचन किए थे कि हमारे बच्चे बता देंगे भी हम क्या चाहते हैं। भाई जी आप इन सब डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना, हो सके कॉपी करके रखें जी। कोर्ट के रिकॉर्ड पे चढ़ा दिए हैं धीरज कुमार जी, कोर्ट के रिकॉर्ड पे एक कॉपी दे दी गई है, हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पे PIL बाकायदा फाइल की गई है। तो ऐसा नहीं है, वो बाकायदा कोर्ट के ही रिकॉर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे अलग से नहीं हैं। तो ये सब चीज़ है। और आप बोल रहे हैं भाई जी रमेश चैल के बारे में क्यों नहीं बोलते, वह कौन सा कम था? देखिए रमेश चैल जैसा भी था, लेकिन वो पिताजी का दुश्मन नहीं था, पिताजी से गद्दारी नहीं करता था, वो अलग बात है। वो एक कलाकार था, और कलाकार की नज़रिया अलग होता है वो, क्योंकि हर व्यक्ति को कलाकार की निगाह से देखते हैं, और उनका हरियाणवी टोन है बोलने का। तो हरियाणवी टोन होता है, कई बार लोगों को वो अजीब लगता है, पंजाबी लोगों को। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा भी रमेश चैल कहीं गलत है, लेकिन वो कलाकार है, इसलिए लोग उसके आगे पीछे घूमते थे भी फिल्म में, और रोल दिलवा देगा, और हो सकता है उस वजह से उसको ऐसा बिहेवियर रखना पड़ता हो भी हर एक आदमी को कैसे सिर पे चढ़ाए। और अच्छा खासा वो एक राइटर है, और बहुत अच्छा राइटर, छोटा मोटा नहीं है। उसके लिखे हुए गीत कविताएँ बहुत चर्चित हैं, और उनके स्टूडेंट्स बहुत चर्चित हैं हरियाणा के अंदर। तो ये अलग बात है। दिलावर और रमेश चैल क्यों नहीं कुछ करते, देखिए वो अलग उनकी, वो खुद जाने वो क्यों नहीं करते। लेकिन ये मैं आपको बार बार बता दूं कि रमेश चैल और दिलावर
किसी भी तरह से, किसी भी मायने में हमारी किसी भी जांच में पिताजी के खिलाफ रत्ती भर भी काम नहीं कर रहे। उनके हमसे मतभेद हैं, वो उनकी सोच की वजह से है, लेकिन इसलिए नहीं कि वो पिताजी के खिलाफ काम कर रहे हैं या हनीप्रीत के पक्ष में काम कर रहे हैं। वो हनीप्रीत के पक्ष में भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितनी रिपोर्ट जानकारी मेरे पास है, इसके अलावा मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। तो कोई सवाल और आपका ऐसा इस केस से संबंधित नहीं है, ना सबूतों से संबंधित है, जो आप सबसे इजाज़त चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इतना समय दिया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।